बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है और उसमें हम लोग बलवंत राय मेहता समिति के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा उसको जा कर के देख लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी समिति बलवंत राय मेहता समिति के बाद आई हैं वो सारी समितियां कंप्लीट करेंगे और 73वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे और वो विधेयक में कैसे कन्वर्ट हुआ, किस किस की सरकार में कौन कौन से काम हुए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के बाद सन 1977 में आई थी किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार। तो इन्होंने एक समिति बिठाई थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। वो किसके ऊपर थी? पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर इन्होंने समिति बिठाई थी, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने अपने सुझाव क्या क्या दिए थे देख लेते। इन्होंने क्या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। किसने? मोरारजी देसाई ने, जो अशोक मेहता समिति बिठाई थी इसने क्या अपने सुझाव दिया था कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने क्या कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि जो स्थानीय सुशासन है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। ये किसके सुझाव थे? ये तो थे बलवंत राय मेहता समिति के, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में आई थी। और ये अशोक मेहता समिति ने क्या किया? इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने क्या है, ग्राम पंचायत को हटा दिया, केवल मंडल स्तर पर रखा और जिला स्तर पर रखा। क्या एक ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए मंडल पंचायत और जिला स्तर पर होनी चाहिए जिला पंचायत। किसका सुझाव था? ये अशोक मेहता समिति का। केवल यही एक समिति है जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि अशोक मेहता समिति ने क्या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि ग्राम न्यायालय का गठन हो। इन्होंने और दूसरा सुझाव क्या दिया था कि गांव में ना एक न्यायालय होना चाहिए, यानी कि गांव में जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो सब क्या ग्राम न्यायालय के माध्यम से निपटाए जा सके। इसलिए अशोक मेहता समिति ने एक और सुझाव दिया था और कहा था कि एक ग्राम न्यायालय होना चाहिए, ग्राम न्यायालय का गठन होना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा था? एससी और एसटी के आरक्षण देने का सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने। ये सारे निर्णय किसके समिति से आए? अशोक मेहता समिति से। और फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 साल में ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और ये कुछ भी लागू नहीं हो पाया। उसके बाद आई थी एक समिति जीवी के राव समिति सन 1985 में। इस समिति से कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल याद रख लेना है कि एक समिति आई थी जीवी के राव समिति और वो 1985 में आई थी। किसकी सरकार के बाद में आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार के बाद में आई थी। यानी कि जो अशोक मेहता समिति आई थी उसके बाद में एक समिति आई थी जीवी के राव समिति। इसको केवल याद रख लेना है, बाकी हुआ कुछ नहीं था इसमें, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसका केवल नाम ही याद रखना है। इसलिए हमें अब क्या पढ़ना है कि फिर उसके बाद आई थी राजीव गांधी की सरकार। किसकी सरकार आई? राजीव गांधी की। तो इन्होंने भी एक समिति बैठाई किसके? पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर सन 1986 में, जिसका नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यान से सुनना और समझना है। तो राजीव गांधी की सरकार में एल.एम. सिंघवी समिति आई। इन्होंने अपने सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। किसने? राजीव गांधी की सरकार में जो एल.एम. सिंघवी समिति आई थी उसने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सबसे पहले मांग किस समिति ने की थी? किस समिति ने यानी कि सुझाव दिया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। किसने? एल.एम. सिंघवी समिति ने। और इन्होंने क्या कहा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। किसने? एल.एम. सिंघवी समिति ने।
और दूसरा क्या है, ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया, जो कि अशोक मेहता समिति ने भी कहा था कि ग्राम न्यायालय होना चाहिए। और इन्होंने नया क्या किया है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, वही इन्होंने भी कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी स्थानीय स्वशासन है उसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि राज्य चुनाव आयोग का गठन हो, किसने, एलएम सिंघवी समिति ने। इतनी बातें हमें किससे याद रखनी है, एलएम सिंघवी समिति से। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एलएम सिंघवी समिति के क्या क्या निर्णय आए थे। इन्होंने क्या, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया, एक तो ये, और दूसरा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और ग्राम न्यायालय का गठन होना चाहिए, और क्या, राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था, एलएम सिंघवी समिति ने। और ये कब आई थी, राजीव गांधी की सरकार में सन 1986 में। इतनी चीजें किस समिति से याद रखनी है, एलएम सिंघवी समिति से। उसके बाद राजीव गांधी ने एक और समिति बैठाई, ठीक है, कौन सी, पीके थुंगन समिति, सन 1989 में। पहले राजीव गांधी ने कौन सी समिति बैठाई, एलएम सिंघवी समिति, जिसने ये सुझाव दिए थे, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने एक और समिति बैठाई, कौन सी, पीके थुंगन समिति, सन 1989 में। और ये समिति किस लिए बैठाई थी, इसका उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उन पर विचार करने के लिए ये समिति बैठाई गई थी। कौन सी समिति, पीके थुंगन समिति। तो इन्होंने, इस समिति ने और क्या सिफारिश की थी, इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, यानी कि उस समिति में केवल इन्होंने सुझाव दिया था, इसमें एलएम सिंघवी समिति ने केवल सुझाव दिया था कि मतलब कि क्या होना चाहिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक गाँव का विकास नहीं हो सकता। अभी तक क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था को किसमें, अनुच्छेद 40 में शामिल कर दिया गया था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था। तो वो किसकी, राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता था कि वो चाहे तो राज्य चाहे तो अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करे, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते, वो तो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता था, लेकिन मन होता था वो कर लेता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इन्होंने किसकी बात की, राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको क्या संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, इनको क्या बाध्य कर देना चाहिए कि आपको पंचायती राज व्यवस्था क्या लागू करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, एक समिति पहली कौन बैठाई, एलएम सिंघवी समिति, और दूसरी कौन सी समिति बैठाई, पीके थुंगन समिति, सन 1989 में। इसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने का, और इस समिति ने पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। और इन्होंने क्या, सन 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। क्या इन्होंने क्या किया, राजीव गांधी की सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया, तो सबसे पहले किसके लिए आया था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अगर कोई पूछे कि संसद में कौन सा विधेयक आया, तो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। किसके द्वारा, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। कब, सन 1989 में। इस लाइन को बहुत ही ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ये पास जरूर नहीं हो पाया था, लेकिन सबसे पहला प्रयास किसने किया था, संवैधानिक दर्जा दिलाने का, राजीव गांधी की सरकार ने। तो ये जो विधेयक था 64वां संविधान संशोधन विधेयक, लोकसभा से तो पारित हो गया था क्योंकि यहाँ पर बहुमत था, और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सरकार चेंज हो गई। चेंज होने पर क्या होता है, राजीव गांधी की सरकार के बाद आई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन विधेयक आया। जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था, तो ये क्या है, 22 दिसंबर सन 1992 को लोकसभा से पारित हो गया, और 23 दिसंबर सन 1992 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। फिर उसके बाद ये दिसंबर तो चल ही रहा था, दिसंबर के बाद में फिर उसके बाद साल चेंज होने, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। और जहाँ पर नहीं लागू हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक, तो उसके लिए आया था पीसा एक्ट 1996। उसके माध्यम से वहाँ पर 73वां
पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाई गई थी। था तो मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने के लिए, और ये संबंधित किससे, 73वें संविधान संशोधन विधेयक से, पीसा एक्ट 1996। तो इसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या हुआ था, ये जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था वो हमारे देश में क्या लागू हो गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 24 अप्रैल के बाद में क्या हुआ, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अधिनियम में। कोई विधेयक कब अधिनियम में कन्वर्ट होता है, जब कोई विधेयक लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, और जब वो कानून बन जाता है उसके बाद उसको क्या कहेंगे, अधिनियम। तो ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो था ना, तो ये क्या अब अधिनियम में कन्वर्ट हो गया। तो इसके माध्यम से क्या क्या चेंजमेंट आए, इसके माध्यम से वो सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के ए से लेकर के ओ तक का प्रावधान किया गया, यानी कि भाग 9 में आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 ए से ओ तक जोड़ा गया, यानी कि इसमें क्या था, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने, 243 खुद ए से ओ तक 15 लेटर होते हैं, तो 15 और 1 16 अनुच्छेद जोड़े गए, किससे, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से, किसमें, भाग 9 में। और क्या हुआ, इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत कितने 29 विषयों को शामिल किया गया। कितने विषयों को, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषयों को शामिल किया गया, 29 विषयों को, जैसे कि नाली बनवाना है, सड़क बनवाना है, ये सारी चीजें, यानी कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए, 29 विषय शामिल किए गए, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किसमें किया गया, 73वें संविधान संशोधन विधेयक में, यानी कि जो किसमें आया था, बलवंत राय मेहता समिति में सबसे पहले रखा गया था, उसी को मान्य किया गया 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से। और इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी न्यूनतम है 1/3, यानी कि 1/3 महिलाएं क्या न्यूनतम भाग लेंगी, किसमें, पंचायती राज संस्थाओं में। 1/3 से कम नहीं, ज्यादा चाहे जितनी हो सकती है, 1/3 न्यूनतम रखा इन्होंने। और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना निर्धारित किया इन्होंने, 5 साल। कितना, 5 साल इन्होंने कार्यकाल निर्धारित कर दिया। और क्या हुआ, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत इन्होंने कहा कि पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंतर्गत चुनाव होगा, यानी कि अगर पंचायत भंग भी हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाना ही होगा। और ये भी सारी चीजें, पंचायत कब भंग होती है, किन परिस्थितियों में भंग होती है, ये सारी चीजें अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इन्होंने कहा एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही, किसमें, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया। और क्या हुआ, ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया, यानी कि राज्य विधानमंडल की एक अलग से पार्ट लेकर के आएंगे, राज्य विधानमंडल क्या है क्या नहीं होता है, इसमें सारी चीजें उसमें कंप्लीट करेंगे, राज्य विधानमंडल के ऊपर जो क्लास लाएंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा ओबीसी का जो आरक्षण था वो किसके ऊपर छोड़ दिया, राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया। और इन्होंने क्या कहा, हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन होगा। तो ये सारी चीजें क्या लागू कर दी, किसमें, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से। और ये विधेयक अब क्या अधिनियम में कन्वर्ट हो गया, और ये सारी चीजें क्या कानून बन गए। अधिनियम का मतलब ये कानून में कन्वर्ट हो गया था। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा की संरचना अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और ग्राम सभा की संरचना बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, वो पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा आपको। वो क्लास आप जो आने वाली क्लास है उसको जरूर देखना, क्योंकि उस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी। जो ग्राम सभा की संरचना कैसे होती है, कैसे गाँव बनता है हमारा, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।